अरे क्या हुआ बहू? अब यूं ही खड़ी रहेगी या आगे भी चलेगी? दरअसल माँ जी, वो मैं वो मैं मायके के रास्ते से नहीं जा रही हूँ। क्या? इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा? तू मायके का नाम लेकर कहीं और ही जा रही है? नालायक कहीं की। अरे नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं अपने मायके ही जा रही हूँ, पर दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। मैं माँ जी के लिए उनकी पसंद की मिठाई लेकर जाना चाहती हूँ, जिसकी दुकान दूसरे रास्ते में पड़ती है, इसीलिए। हे भगवान! तो एक काम कर, तू दूसरी टैक्सी में जा और मुझे इस टैक्सी में जाने दे फिर। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। आप आराम से जाइए इस टैक्सी में। हाँ। इस तरह चंदा उस टैक्सी में बैठकर चली जाती है और तब जाकर साक्षी की सांस में सांस आती है। चलो, अब मैं फाइनली अपने ऑडिशंस के लिए निकल सकती हूँ और अब मुझे दूसरी टैक्सी बुक करनी होगी। पर कोई बात नहीं, फटाफट कर देती हूँ। अब और मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर साक्षी ऑडिशंस में जाती है और वो मॉडल ऑफ द ईयर बनने के कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाती है। और इस खुशी में दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में एक छोटी सी डेट करते हैं। सुनो सुनो, गर्मा गर्म खबर लाई हूं मैं, वो भी साक्षी और देवर जी के कमरे से। अरे अब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। दोनों आज बहुत खुश लग रहे थे। मैंने उनके कमरे की खिड़की से देखा, और तो और दोनों ने अपने कमरे को अच्छी तरह से सजाया भी था। दिल के आकार के गुब्बारे और केक भी था। और वो दोनों बातें तो ऐसी कर रहे थे जैसे कि आज साक्षी ने कुछ हासिल किया हो। क्या? हाँ, देवर जी उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन उस नक्चड़ी ने ऐसा क्या हासिल किया होगा? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे कुछ नहीं, तुझे नहीं पता। वो लड़की दिखती मासूम है, लेकिन बहुत ही बड़ी चालाक लोमड़ी है वो। जरूर वो दोनों मियाँ बीवी हम सबसे कोई राज छुपा रहे हैं, और उस राज का बहुत ही बड़ा सुराग उनके कमरे में ही है। अब वो तीनों साक्षी की हर एक चीज पर पहले से भी और ज्यादा कड़ी नजर रखने लगते हैं। ऐसे ही एक रात नेहल को उनके कमरे से गानों की आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो उनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है, तभी वो साक्षी को रैंप वॉक करती हुई देखती है। फिर अगले दिन, क्या कमरे में रहकर हीरोइन की तरह चल रही थी, और देवर जी उसकी तारीफें भी कर रहे थे। ये देवर जी सच्ची में माँ जी के ही बेटे हैं ना, या फिर कोई सौतेले बेटे हैं? हम तीनों के पति तो एकदम संस्कारों वाले हैं, लेकिन ये देवर जी तो एकदम अलग ही निकले। लेकिन इतनी रात गई, वो दोनों अपने कमरे में वो क्या कहते हैं वैसे चलने को? र रा अरे रैंपॉक कहते हैं उसे। हाँ हाँ वही, रैंपॉक। अब हमें क्या पता, शायद वो दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हम तीनों कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हाँ, वर्षा सही बोल रही है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि हम तीनों ही ज्यादा सोच रहे हैं, और असल में वैसा कुछ है भी नहीं। हो ना हो, पर मेरा मन तो यही बोल रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो है, कुछ बहुत ही बड़ा, जो हम सबकी नजरों से छुप रहा है। उतने में वहां पर चंदा आती है। क्यों रे निकम्मियों, काम की न काज की दुश्मन अनाज के। अरे जब देखो तब तीनों आपस में खिचड़ी पकाती रहती हो। जाओ, जाकर खाना पकाओ, दोपहर का वक्त हो गया है। बना रही है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपको आपके समय पर खाना मिल जाएगा। लेकिन तुम तीनों में इतनी क्या गहरी बातें हो रही थी? अरे कभी तो अपनी देवरानी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया करो। वो बेचारी तो अकेली ही अपने कमरे में पड़ी रहती है। करते हैं ना माँ जी, लेकिन वो मैडम ही हमसे दूर रहती है। अब हर बार हम ही उसे बुलाया करें क्या? उसे खुद से भी तो हम सबसे बात करनी चाहिए ना। बस जब देखो तब अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है, और बस करके अंदर बाहर ही करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी
अपनी तरफ से भी प्रयास किया करो। वो थोड़ी मॉडर्न मिजाज की है, तो उसे अपने घर के तौर तरीके सिखाओ। जरा अपनी तरह बनाओ उसे। अब साक्षी कंपटीशन के हर एक पड़ाव को पार करती रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, आज तुमने फिर से एक और राउंड पार कर दिया। अब इसी तरह से हर एक राउंड पार करके फाइनल तक पहुंच जाओ और मॉडल ऑफ द ईयर बन जाओ। बस यही दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच राज, पर ये सब इतना आसान नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ ना देते तो। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। ओ कम ऑन यार, एंड इट्स ओके। ये थैंक यू वगैरह बाहर वालों को बोला जाता है, अपनों को नहीं। गलत कहा। थैंक यू तो अपनों को भी कहना चाहिए, और मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानती। खैर, अब सीधे नेक्स्ट वीक काला राउंड है, जिसमें हम सबको पिच पर जाना है और वहां पर जाकर पोज करना है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सबसे मुश्किल राउंड होगा। डरो मत साक्षी, और लंबी सांस लो और खुद की ताकत और कमजोरी के बारे में सोचो। याद करो कितने झंडे गाड़े हैं तुमने अब तक की जिंदगी में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मॉडल बनने की सफर में तुम कितनी दूर आ गई हो, और अब यहाँ आकर डरोगी तो कैसे चलेगा। हाँ राज, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बेवजह ही इतना डर रही हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो बस इतना याद रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूं और नतीजे की चिंता ना करूं। ये हुई ना बात। ऐसे ही एक रोज जब साक्षी का नाम अखबार में आता है, तभी वो काफी हैरान और परेशान हो जाती है। ये देखो राज, मेरा नाम अखबार में आया है। कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड है ये, और मैं उसमें पहुंच गई हूँ। तो इस अखबार में उन्हीं सेमीफाइनलिस्ट का नाम आया है। लेकिन अगर मेरी फोटो घरवालों में से किसी ने भी देख ली, तब तो मेरी शामत ही आ जाएगी। ओ गॉड, अब हम क्या करें। अभी तक तो माँ जी उठकर अपने कमरे से बाहर नहीं आई होगी। एक काम करती हूँ, बाहर गेट पर जो अखबार पड़ा होगा उसे मैं अपने पास रख लेती हूँ, ताकि वो माँ जी तक पहुंचे ही ना। हाँ साक्षी, यही सही रहेगा। साक्षी बड़ी ही चालाकी से वो अखबार लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर बाद में, अरे ये कैसा नमूना है। इस अखबार वाले ने आज अखबार नहीं डाला क्या। ये कैसी बात कर रही हो माँ जी। इतने साल हो गए हैं, हमारा अखबार वाला कभी अखबार डालना नहीं भूलता। हो सकता है कि हवा के झोंके से उड़ गया हो, या फिर किसी ने चुरा लिया हो। ये नालायक लोग तो आजकल अखबार भी चोरी करने के लिए नहीं छोड़ते। ना जाने ये जमाना कब सुधरेगा। सो तो है माँ जी। और माँ जी, मैंने आज सुबह अखबार वाले को अखबार डालते हुए देखा था। जरूर आपका आज का अखबार किसी ने चुराया होगा, या फिर कहीं उड़कर चला गया होगा। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी थी, तभी बहुत ही तेज हवा चल रही थी। दिन ब दिन ठंड बढ़ती ही जा रही है। जिस किसी ने भी मेरा अखबार चुराया होगा, उसका पेट आज पूरी तरह से खराब होगा। देखना। क्या? मेरा मतलब? हाँ माँ जी, सही कहा आपने। पेट खराब ही होना चाहिए उस इंसान का जिसने आपका अखबार चुराया है। मेरा मतलब अखबार जैसी चीज भी कोई चुराता है क्या? पागल कहीं का। चल चल, अब ज्यादा बातें मत कर और जाकर अपनी जेठानियों के साथ नाश्ता बनाने की तैयारी कर। मेरे चारों बेटों के दफ्तर जाने का समय हो रहा है। जी माँ जी। इस तरह से साक्षी उस दिन तो अपना बचाव कर लेती है, पर उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। एक रोज जब साक्षी बाहर गई होती है, तभी फोन पर उसे पता चलता है। क्या? अब इतनी हैरान क्यों हो रही हो साक्षी? अब आज जब पूरे घर की सफाई करनी होगी, तो तुम्हारे और देवर जी के कमरे की भी सफाई करनी ही होगी ना। हे भगवान, अगर दीदी पूरे घर की सफाई कर रही है, तो फिर मेरे कमरे की सफाई करते समय उन्हें मेरी अलमारी में रखे हुए सारे बोल्ड और मॉडर्न कपड़े, मेरे मैगजीन और बाकी के कवर्स और भी कई सारा सामान मिलेगा,
जिससे उन्हें ये बात साफ साफ पता चलेगी कि मैं मॉडलिंग की तैयारी कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे फौरन घर पहुंचना होगा। साक्षी अपना सारा काम छोड़कर फौरन घर पहुंच जाती है और सही समय पर वो ज्योति को उसके कमरे को खोलने से रोक लेती है। अरे रुक जाइए दीदी, आप मेरे कमरे में नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों साक्षी? वो दरअसल बात ये है कि मेरे कमरे में ढेर सारी चीजें इधर उधर पड़ी हैं और मैं आपको उसकी सफाई करके तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अरे नहीं साक्षी, उसमें कैसी तकलीफ? फिर भी दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे बड़ी हो ना, और आपसे मेरा कमरा साफ करवाना मुझे शोभा नहीं देता। अगर राज को पता चलेगा तो वो भी मुझे डांटेंगे और उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए प्लीज दीदी, आप रहने दीजिए, मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लूंगी। अच्छा ठीक है साक्षी, कोई बात नहीं। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी कमरे की सफाई नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। लेकिन एक दिन अचानक से ज्योति की सहेली उसे एक ऐसा आर्टिकल सेंड करती है जिसमें मॉडल ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट का नाम होता है और उसमें साक्षी का नाम देखकर वो हैरान रह जाती है और वो फौरन चंदा को लेकर साक्षी के पास चली जाती है जहां पर राज भी मौजूद होता है। अरे सत्यानाश हो तेरा, हमारी ही नाक के नीचे रहकर तूने इतना बड़ा कांड किया। कांड? कैसा कांड माँ जी? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो साक्षी, ज्योति के दिखाए हुए ऑनलाइन आर्टिकल को देखकर राज और साक्षी चौंक जाते हैं। इसीलिए तुमने छोटे कपड़े मंगवाए थे और इनके कमरे में से रात में कानों की आवाज आती थी और ये तब रैंप वॉक किया करती थी और साथ ही साथ उस दिन भी अखबार इसी ने छुपाया था। मेरी सहेली ने जब मुझे ये ऑनलाइन आर्टिकल भेजा तब उसने ये भी बताया कि कुछ ही दिन पहले अखबार में साक्षी का नाम आया था। सहेली को लगा कि हमें पता होगा, इसलिए उसने उस दिन तो कुछ भी नहीं बताया और वो तो आज भी मेरे साथ यूं ही बातें कर रही थी और तभी बातों बातों ने उसने मुझे ये आर्टिकल भेजा। क्या? हाँ माँ जी, वो आर्टिकल उसी दिन का है। इसने ही छुपाया होगा वो अखबार ताकि वो आपकी या हमारे हाथ में ना लगे और इसका राज हमारे सामने ना आए। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या, नालायक कहीं की? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबके साथ धोखा किया है, लेकिन ये सब छुपा कर रखना मेरी मजबूरी थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि जब मैं मॉडल बन जाऊं तब आप सबको सारा सच बताऊं, क्योंकि अगर आप सबको मैंने पहले ही बता दिया तो आप लोग मुझे अपने सपने को पूरा करने से रोक दोगे। बस यही डर था मुझे। और माँ, मैंने तो इसे कई बार समझाया कि हम घर पर बता देते हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। आप सबकी इज्जत और प्यार के खातिर इसने अपना बहुधर्म भी बखूबी निभाया और इसे कई बार हुआ जब इसे ससुराल की जिम्मेदारी और अपने मॉडलिंग करियर से रिलेटेड किसी एक इवेंट को चुनना पड़ा और इसने हमेशा आप सबको पहला दर्जा दिया है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इसे इस तरह से देखकर मेरी बाकी की तीन बहुएं भी मॉडल बनने के बारे में सोच सकती है और हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है और लोगों को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी, इस बात का कोई अंदाजा भी है क्या तुझे? देख बहू, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो मॉडल बनने के सपने को त्यागना होगा तुझे और ढंग से रहना होगा इस घर में। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। मैं अपने ससुराल और करियर में से ससुराल को ही चुनूंगी, छोड़ दूंगी ये मॉडलिंग। नहीं साक्षी, तुमने हमेशा मेरे लिए अपने सपनों को त्यागा है, पर अब और नहीं। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ये मॉडल तो बनकर ही रहेगी। बस अब बहुत हुआ, सबके बारे में हमने बहुत सोच लिया।
ये तो क्या बकवास कर रहा है राज। नहीं राज, ऐसा कुछ भी मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे ये लोग अपनी सोच कभी नहीं बदलने वाले। और तुम जो कुछ भी सोच रही थी कि तुम्हारे मॉडल बनने के बाद ये सब तुम्हें स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे अभी से ही ये लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, तो आगे का इंतजार करके क्या फायदा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो और चलो यहाँ से। इस तरह अंत में राजू और साक्षी वो घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। और खूब मेहनत करके साक्षी एक दिन मॉडल बन ही जाती है और अपने जीवन में आगे चलकर वो खूब तरक्की करती है। अरे माँ, क्या चाहत की जगह पर मैं इंदर से शादी कर सकती हूँ क्या? क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि शायद इंदर अच्छा लड़का है और वो मेरा पति बनने के काबिल भी है। अरे बेल बुद्धि, जब वो लोग तुझे देखने के लिए आए थे तब क्या तेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी क्या? और अब जब उन्होंने चाहत को पसंद कर लिया है तब जाकर तुझे ये एहसास हुआ है और अब तुझे उससे शादी भी करनी है। नालायक होने की भी हद होती है, लेकिन तू है कि उसे भी पार कर रही है। ऐसा नहीं है माँ, प्लीज समझने की कोशिश तो करो। अब एक झटके में मैं उसे हाँ कैसे कर देती? उसे परखने के लिए मैंने वक्त लिया और फिर फैसला लिया। माफ कर दो ना माँ, लेकिन प्लीज मेरी शादी उसी से करवा दो। नहीं अनिका, अब ये सुनहरा मौका तेरे हाथ से जा चुका है। चाहत का शगुन भी आ गया है और वो उसी की दुल्हन बनेगी। इसीलिए कहती हूँ कि अपने गुस्से और घमंड पर थोड़ा काबू रख, वरना जीवन में ऐसे ही हर सुनहरी चीज होती जाएगी तू। ओफो माँ, आप तो बस लेक्चर देने में ही माहिर हो। आपको मेरी कहाँ पड़ी है? बस अपनी चाहत के ही बारे में सोचती रहती हो आप। फिर मेरी खुशी आ गई तेल लेने। क्यों, सही कहा ना मैंने? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो गलती खुद करेगी और बिल हमारे नाम पर फाड़ेगी। अगर तुझे ये इमोशनल ब्लैकमेल करना है तो कहीं और जाकर कर, पर मेरे सामने नहीं। बड़ी आई उससे शादी करने वाली। चलती बन अब, क्योंकि मुझे शादी की तैयारियां शुरू करनी है। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैं भी ना कभी कभी सच में सियाप्पा कर देती हूँ। अब चाहत और इंदर की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। और उनके हनीमून के फोटोज देखकर अनिका के तो तोते उड़ जाते हैं। ओ तेरी, ये सब क्या चल रहा है? ये गली मोहल्ले में घूमने वाली चाहत आज आईफिल टावर तक पहुंच गई है। मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये सब क्या हो गया? नहीं, जब ये चाहत इतनी रॉयल फैमिली की बहू बन सकती है तो मैं भी किसी से कम हूं क्या? मैं तो इससे भी ज्यादा अमीर ससुराल की बहू बनूंगी और वो चाहत तो देखती ही रह जाएगी। दिन गुजरते जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कैफे में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम ऋषभ होता है। ओ माय गॉड, अनिका तुम यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ ऋषभ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ अनिका। अब मेरी कंपनी की 5 ब्रांचेस हो चुकी है। ओह वाह, इसका मतलब तुम अब पहले से भी और अमीर बन गए हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम अब भी सिंगल हो? हम्म, हाँ, मेरे लेवल का कोई मिला ही नहीं मुझे, इसीलिए मैं अब तक सिंगल हूँ। देखो अनिका, अब ये तो मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंचा हूँ भी या नहीं, लेकिन आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। तुम्हें पता है, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने आज तक किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वाह, गुड फॉर यू। अनिका, क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगी? आई नो, कोई बेवकूफ ही होगा जो एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी फिर से एक चांस मांग रहा हो, लेकिन सच में अनिका, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। वैसे आज तक मुझे जितने भी लड़कों ने प्रपोज किया है
उनमें से एक काफी जेन्युइन है और वो तो अब पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका है। पर मुझे भी यही चाहिए था। प्लीज अनिका, कुछ तो बोलो। अगर तुम्हें मुझे कोई चांस नहीं देना है तो इट्स ओके। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम कहीं भी रहो। हाउ स्वीट ऋषभ। वेल, मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे हम दोनों 6 से 7 महीनों तक एक साथ थे, फिर वो एज अ फ्रेंड ही सही। और वैसे भी घर में मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे भी अब शादी करनी है, तो आई थिंक तुम मेरे लिए अच्छी चॉइस हो सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये चांस देने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच अनिका। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फिर समय के साथ ऋषभ और अनिका का रिश्ता पक्का हो जाता है और अब ऋषभ के घर से अनिका के लिए भी ढेरों तोहफे आते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने मेरे लिए कितने सारे तोहफे भेजे हैं और वो कितने महंगे भी हैं। सच में आंटी जी, आप बेस्ट हो। हाँ बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। अब जल्दी से हमारे घर की बहू बनकर आ जाओ। ऋषभ तो बेकरार है शादी के लिए। बाय द वे, तुम्हारे आने के बाद से मेरे ऋषभ के चेहरे पर पहले से भी ज्यादा रौनक आ गई है। थैंक यू सो मच बेटा। ओफो आंटी जी, क्या आप भी? इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अनिका और उसकी होने वाली सास मंदिरा की ये बातचीत सुनकर भूषण और सविता हैरान रह जाते हैं। देख रही हो सविता, अनीता के स्वभाव में अभी से कितना बदलाव आ रहा है। वरना इतने अच्छे से तो वो किसी से भी बात नहीं करती जितना कि ये लड़की अपनी होने वाली सास से कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और भगवान करे कि अपने ससुराल में जाकर हमारी लड़की पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि जब इसके स्वभाव में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा तभी जाकर इसके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में ऋषभ और अनिका की शादी हो जाती है। फिर अगली सुबह, अरे अनिका बेटा, तुम कहाँ पर चली? आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म ही ना। क्या? लेकिन माँ जी, जब घर में इतने नौकर चाकर हैं तो मैं खाना क्यों बनाऊं? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये एक रस्म होती है और इसमें नई सुहागन अपने ससुराल में कुछ मीठा पकाती है और फिर घर के बड़े उसके इसके बदले में नेक देते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो भी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और उसे तो मैं मना भी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा माँ जी। आई एम रियली सॉरी। बाय। इतना कहकर अनिका ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें तो रस्मों की कुछ भी नहीं पड़ी। आई एम सॉरी माँ, मैं अभी जाकर अनिका को रोकता हूँ, फिर वो फटाफट से कुछ मीठा बनाकर बाद में ऑफिस चली जाएगी। अरे नहीं बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं। अब जब वो घर के बाहर निकल ही चुकी है तो उसे जाने दो। शायद उसे इस रस्म का महत्व पता नहीं होगा, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अब शादी हो गई है तो धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको हो। फिर एक दिन जब चाहत का जन्मदिन होता है तभी, ये ले चाहत, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच अनिका, लेकिन तुमने इतना महंगा नेकलेस सेट क्यों लाया? कुछ और भी तो दे सकती थी ना, और इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं चाहत, मामूली तोहफे देने की आदत बाकी लोगों की होती है, लेकिन मैं तो सबको महंगे और हाई लेवल के ही तोहफे देती हूँ। शुक्रिया अनिका, वाकई में बहुत ही सुंदर नेकलेस है ये तुम पर बहुत जचेगा चाहत। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। वैसे मिथिला आंटी, आपने जो सेट मेरी शादी में गिफ्ट किया था वो तो मुझ पर सूट होने से रहा। अब मैं आप लोगों की जैसी कहाँ पर हूँ, ऊपर से इतने बड़े खानदान की बहू होने के नाते मैं तो सबको ऐसे ही तोहफे दूंगी ना, थोड़ी ना आपकी तरह कोई भी सेट उठाकर चिपका दूंगी मैं। तुम तो बड़ी मजाकिया हो। अनिका, चलो
केक कटिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं साथ में केक कट करें। वैसे वो केक 2 या 3 लेयर का तो होना ही चाहिए, तभी जाकर मैं कट करूंगी। वो क्या है ना, छोटे मोटे केक कट करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम चिंता मत करो बाबा, इंदर ने मेरे लिए 3 लेयर का ही केक मंगवाया है। फिर ठीक है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद ये सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, इसका घमंड तो आज भी वैसे का वैसा ही है। फिर एक दिन जब अनिका की दादी सास अचानक से घर आ जाती है, तभी, अरे अनिका, तेरी शादी को तो ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और तूने तो ये कुर्ती पहनना शुरू कर दिया। हाँ तो अब पूरा महीना शादी का लहंगा ही पहनकर बैठूं क्या मैं? कैसी बातें करती हो दादी जी? अरे बेवकूफ लड़की, एक नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद साड़ियां पहननी चाहिए, ना कि ये कुर्ती वगैरह कुछ पहनना चाहिए। और ये तो तुझ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। जा, जाकर साड़ी पहन कर आ। नहीं दादी जी, ये आपका गांव नहीं शहर है और यहाँ पर ये साड़ी वाड़ी पहनना इज सो आउटडेटेड। और इस जानलेवा गर्मी में साड़ी पहनकर तो मेरी जान ही चली जाएगी। ये सब क्या है मंदिरा? अपनी बहू को कुछ समझाया नहीं क्या तूने? ये क्या तरीका है रहने सबरने का? अनिका बेटा, जा, जाकर साड़ी पहन कर आ। अब हमेशा के लिए थोड़ी ना कह रही है, कम से कम इस महीने के अंत तक तो पहन लो, या फिर अपना चूड़ा उतरने तक पहन लो। पर माँ जी, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वही पहनूंगी ना। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? और दादी जी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। इतना कहकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर दादी सास को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है मंदिरा? मेरे लल्ला के लिए तूने ये कैसी बहू लाई है? वैसी बात नहीं है माँ जी। अनिका और ऋषभ एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ऋषभ की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी। अरे ये शहर की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ना तो इनमें बात करने की तमीज होती है और ना ही कोई काम करने का ढंग होता है। इसलिए मैं तो शेखर से कह भी रही थी कि ऋषभ के लिए जोधपुर के सरपंच की बेटी देख ले, लेकिन नहीं, मुझे और शेखर को तो अपने बेटे की खुशी चाहिए थी। अब लो, भुगतो तो उसे। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिका बस नए जमाने की लड़की है, लेकिन वो स्वभाव से काफी अच्छी है। अब यहाँ शहर में सारी लड़कियां जींस और टॉप पहनती है, लेकिन इसने तो कुर्ती पहनी है, वरना आधी लड़कियां तो शॉर्ट ड्रेस पहनकर निकलती है। अब तो अपनी बहू के गुणगान मत गा, सब अच्छे से जानती हूँ मैं। देखना तो कैसे वक्त के साथ तेरी ये बहू रंग बदलती है। दादी सास के साथ जो बात होती है वो बाद में अनिका सविता को कॉल पर बताती है। लेकिन बेटा, तेरी दादी सास ने तुझे जो कुछ भी कहा, वो तुझे उनका मान रखने के लिए मानना चाहिए था। अरे वो तो वहां पर केवल 2 से 3 दिनों के लिए तो आई है ना, तो 2 दिनों के लिए तुझे साड़ी पहनने में क्या दिक्कत आ जाती? रहने दो माँ, अगर मैं उन्हें इतना मान सम्मान देती बैठूं तो मेरा तो काम हो ही गया। मुझे अपने उसूलों से जीना पसंद है, ना कि किसी के दबाव में आकर। लेकिन अनिका, ये ससुराल है और शादी के बाद बड़े बुजुर्गों का मान रखना बहुत जरूरी होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या अब भी माँ, मैंने सोचा कि आपसे बात करके थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे अलग से सर दर्द दे रही हो। चलिए रखती हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। पर अनिका, अनिका, हे भगवान, ये लड़की जिस तरह से वहां पर रह रही है, कहीं इसके चलते उसके ससुराल वाले उसे नाम ना रख दे। कितना अच्छा ससुराल मिला है उसे, उसे तो सब कुछ सहज कर रखना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे ही एक दिन जब मंदिरा की सहेलियां घर आती हैं, तभी, ये मेरी बहू है अनिका, और अनिका, मीट देम, ये सारी मेरी पक्की सहेलियां हैं। हेलो, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हेलो आंटी, मैं ठीक हूँ।
बिल, ये खाना तो बहुत लाजवाब बना है। सच में अनिका, तुम तो कमाल का खाना बनाती हो। हाँ अनिका। अरे नहीं नहीं, ये खाना मैंने नहीं बल्कि हमारे कुक ने बनाया है। अब मैं तो इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ, तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ओह, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं। अगर ये सब तुमने नहीं बनाया तो अभी हमें कुछ मीठा बनाकर खिला दो। हाँ अनिका, अब हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं ना, तो तुम्हारे हाथ का कुछ ना कुछ तो जरूर खाकर जाएंगे। अनिका बेटा, ये सब तो मेरी बहनी जैसी है। जा बेटा, इनके लिए चाय बना कर ला। वैसे भी तुमने पहली रसोई की रस्म कहाँ पर की थी, तो उसकी जगह पर अभी बना दे। तेरे हाथ की चाय पीकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं भला? लाइक सीरियसली, आप हो कि मुझे ही बता रही हो? लेकिन अनिका, अरे कोई बात नहीं मंदिरा, हम यही खाना खा लेंगे। लेकिन तू अनिका से मेहनत बिल्कुल मत करा। और बेटा, तुम भी आकर बैठ जाओ और हमारे साथ ये खाना खाओ। अनिका का ये बर्ताव मंदिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सहेलियों के जाने के बाद ये सब क्या था अनिका? तुमने मेरी सहेलियों को मना क्यों किया? एक चाय बनाने से तेरा क्या बिगड़ जाता? और ये कैसी सहेलियां बना रखी है आपने? उनमें जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? मेरी बनाई हुई चाय में और नौकरों की बनाई हुई चाय में कोई फर्क होता क्या? चाय तो चाय ही होती है ना माँ जी। और मैं एक कामकाजी लड़की हूँ और मुझसे ये घर के फालतू के काम नहीं हो पाते। ना तो मैंने पहले कभी ये किया है और ना ही मैं आगे जाकर इसे करूंगी। इसलिए प्लीज आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें बिल्कुल भी मत रखना। क्या? अनिका की ये बातें सुनकर मंदिरा एकदम हैरान रह जाती है। एक दिन सविता अनिका के ससुराल उसे मिलने आती है और तभी, अरे मंदिरा जी, शेखर जी, ये लीजिए, ये मैंने कुछ फल और पकवान लाए हैं आपके लिए। अरे सविता जी, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ सविता जी, खामखा आपने दिक्कत क्यों ली भला? अब इसमें कैसी दिक्कत? अरे अनिका बेटा, तुम्हारी माँ आई है और तुम हो कि लैपटॉप पर काम कर रही हो। हाँ पापा जी, अब मुझे अर्जेंट एक मेल करना है, तो ऐसे में हाय हेलो करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अनिका, ये तू कैसे बातें कर रही है? कोई बात नहीं सविता जी, तो आपने तारीख तय कर ली क्या? कब निकलना है हम सबको? जी अगले मंगलवार को शुभ दिन है, फिर हम सब सोमवार की सुबह निकल सकते हैं। अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ये एकदम सही रहेगा। ये कहाँ निकलने की बात हो रही है माँ? तेरी शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हमारे गांव की देवी से मैंने और मंदिरा जी ने मिलकर मन्नत मांगी थी। अब जब सब कुशल मंगल हो चुका है, तो हम सब साथ में जाएंगे वहां पर और देवी के दर्शन करके आएंगे। हाँ बेटा, साथ ही तुम्हारा और ऋषभ का वहां जाकर आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि तुम दोनों का वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे। ओह गॉड, आप सब ये क्या करते रहते हो? ऐसी फालतू की मन्नत वन्नत मांगने की क्या जरूरत थी? और नेक्स्ट वीक का मेरा पूरा शेड्यूल टाइट है, तो मैं तो कहीं आने से रही। अगर आप लोगों को लेकर जाना है तो ऋषभ को लेकर जाइए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या? आप तो चुप ही रहिए माँ, जरूर ये सब आपका ही प्लान होगा। इतना कहकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये अनिका को अचानक से क्या हो जाता है? फिर बाद में मंदिरा और शेखर इस बारे में ऋषभ से बात करते हैं। देख बेटा, हमारे समझाने पर उसे बुरा लग सकता है, इसीलिए तुम ही उसे समझाओ। हाँ बेटा, पहले पहले तो हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आजकल तो उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और अपनी ही माँ के साथ ऐसे कोई बर्ताव कर सकता है क्या? हमारा तो छोड़ो, लेकिन वो अपनी सगी माँ से भी टेढ़े मुंह बात करती है। हाँ बेटा, अनिका में बहुत घमंड है और उसका बर्ताव अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये लड़की क्या क्या कर सकती है। उसने जो भी बर्ताव किया वो गलत था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
मैं अनिका के साथ इस बारे में जरूर बात करूंगा। फिर रात में जब ऋषभ अनिका को समझाने जाता है, तभी, ओ प्लीज ऋषभ, अब तुम मेरी माँ बनकर मुझे मत समझाओ कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए और कैसे नहीं। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। लेकिन अनिका, तुम्हें अपने स्वभाव में बदलाव लाना ही होगा। बदलाव लाने की जरूरत मुझे नहीं है, बाकी दूसरे लोगों को है। अरे दूसरे जिस प्रकार से हरकतें करते हैं उसी प्रकार से मैं रिएक्ट करती हूँ ना। इसीलिए तुम मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ एकदम सही करती हूँ। चलो अब सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। गुड नाइट। इतना कहकर अनिका सो जाती है और ऋषभ इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसे ही एक दिन अनिका काम से लौटते समय अपने घर चली जाती है और तभी, ये ले बेटा, पेट भर कर खा। आपने दिक्कत क्यों ली पापा? माँ दे देती ना। अरे उसमें क्या हुआ बेटा, अब तुम रोज रोज थोड़ी ना आती हो। ये ले बेटा, और पूरियां तलू तेरे लिए। नहीं माँ, बस हो गया। इतना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ओफो, कितनी गर्मी भी हो रही है और मुझे तो यहाँ अब घुटन सी महसूस हो रही है। वो क्या है ना, अब मुझे बड़े बंगले में रहने की आदत जो हो गई है, इसीलिए यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल चल, अब ज्यादा मत बन। पूरा बचपन तूने इसी घर में बिताया है और अब तू इसे ही नाम रख रही है, गधी कहीं की। हाँ माना कि मैं इस घर में बचपन से रह रही हूँ, लेकिन अब मेरा घर मेरा ससुराल है ना, जो कि किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अरे छोड़ो ये सब, ये तुम दोनों क्या बातें लेकर बैठ गई। खाओ बेटा, तुम ये रसगुल्ले खाओ। ऐसे ही एक रोज एक फंक्शन में, अरे मंदिरा आंटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ चाहत बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। अरे माँ जी, ये मिथिला आंटी है, चाहत की सासू माँ। हाँ बेटा, मैं जानती हुई नहीं, तुम्हारी शादी में आई थी तब मिली थी मैं। हाँ अंकिता बेटा, हम दोनों ने तो बहुत सारी बातें की हैं। ओ, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है। और बताइए मिथिला जी, कैसे चल रहा है सब? चाहत भी उसकी बहन की तरह अकड़ू है क्या? क्या? अरे नहीं मंदिरा जी, चाहत तो हमें शिकायत का एक मौका तक नहीं देती। ये तो हमारी किसी बहू की तरह नहीं, बल्कि हमारा बेटी की तरह ख्याल रखती है। एकदम सर्वगुण संपन्न है ये। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे चाहत जैसी बहू मिली। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। फिर बाद में घर जाने के बाद, देखा ना तुमने अनिका, कैसे मिथिला जी चाहत की तारीफ कर रही थी। चाहत तो तुमसे 2 साल छोटी है, तो कुछ सीखो उससे। वो तो सबसे कितनी विनम्रता से पेश आती है और कितनी अच्छी तरह से अपना बहुधर्म निभा रही है। प्लीज माँ जी, मेरी और उसकी बराबरी तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो बस बर्तन धोने और खाना बनाने में ही माहिर है, उसे छोड़कर और कुछ भी नहीं आता। इसीलिए आज वो अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर नहीं है। लेकिन मुझे देखिए, मैं उससे कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। बात यहाँ पर सक्सेसफुल होने की है ही नहीं बेटा, बल्कि जीवन में दूसरों के साथ पेश आने की है, स्वभाव और किरदार की है। लेकिन खैर, तुम ये सब कहाँ समझने वाली हो? तुम में तो बस अहम भाव है और कुछ भी नहीं। इतना कहकर मंदिरा वहां से चली जाती है और अनिका को बहुत गुस्सा आता है। अनिका के दिन ब दिन बिगड़ते स्वभाव को देखकर अब उसके ससुराल वाले भी उसे सहन नहीं करते और अब ये बात उसके मायके तक पहुंच जाती है। हाँ बोल चाहत, क्या काम था तुझे? क्या अनिका, मैं तुम्हें काम होने पर ही कॉल करूंगी क्या? ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, तो कभी तो थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो। अरे हाँ बाबा, अब आगे बोल, क्या हुआ है? देख अनिका, मुझे माँ बता रही थी कि कैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे स्वभाव से नाखुश रहने लगे हैं। अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? कितना अच्छा ससुराल मिला है तुझे, और वो लोग तो तुझे कितना समझ कर भी लेते हैं। अरे यार,
तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? जिसे देखो वो बस ज्ञान ही देता रहता है मुझे। तेरा बता, तू तो अपने ससुराल में खुश है ना? हाँ निका, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़ और चुप बैठ। दिमाग मत खा मेरा, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना ये सब देखकर। तेरे ससुराल वाले तेरी अच्छाई करते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरी बुराई करते हैं। और तो और अब माँ और तुम दोनों इसी टॉपिक पर घंटों तक गॉसिप भी करते होंगे। और काम ही क्या है तुम दोनों निठल्लियों को। बस अनिका, जरा जबान संभल कर बात करो, क्योंकि माँ के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। हाँ, तो मैं भी अपने बारे में कुछ भी नहीं सुनकर लेने वाली। इसीलिए तुम मुझसे बात ही मत कर। और प्लीज आगे से मुझे कॉल भी मत करना, क्योंकि जब भी तू मुझे कॉल करती है मेरे सारे मूड की ऐसी की तैसी कर देती है। इतना कहकर अनिका कॉल कट कर देती है। और उस दिन गलत तरह से प्रेजेंटेशन बनाने के कारण अनिका के हाथ से एक बहुत बड़ी डील चली जाती है, जिस कारण उसके बॉस उसे खूब डांटते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अनिका। अरे इतनी बड़ी डील तुम्हारे कारण कैंसिल हो गई, और अब तुम्हारे कारण मेरी कंपनी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। पता नहीं सर कि ये सब कैसे हो गया, पर मैंने तो इस प्रेजेंटेशन में सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी। फिर ये सब गलत कैसे हो सकता है? ओ प्लीज अनिका, जस्ट शट अप। झूठे बहाने मत दो और अपनी गलती को स्वीकारो। अरे हमेशा का है ये तुम्हारा। प्लीज सर, सही ढंग से बात कीजिए मुझसे, क्योंकि ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं की है और ना ही मैंने कभी ऐसा पहले भी किया है। वो जो भी हो, लेकिन आज तो गलती की है ना। और तुम मुझे बात करने का ढंग मत सिखाओ, क्योंकि ये मेरी कंपनी है। ओ हेलो, जानते भी हो क्या तुम मुझे कि मैं किसकी बीवी हूँ? ऋषभ राजपूत की, जिसकी एक नहीं कई सारी कंपनीज है। और मेरा पति तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। इसीलिए अपनी हैसियत में रहकर बात करो मुझसे। माना कि वह सारी कंपनीज तुम्हारे पति की है, लेकिन तुम्हारी तो नहीं ना। और तुम यहाँ पर एक मैनेजर हो, और अब से तुम वो भी नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। गेट आउट ऑफ माई कंपनी। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे इस कंपनी से? मैं ही रिजाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी सड़ी हुई कंपनी में काम ही नहीं करना। और मैं तो ऐसी 10 कंपनीज खड़ी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। फिर अनिका अपना आईडी कार्ड फेंक कर वहां से निकल जाती है। और ये सब जब ससुराल वालों को पता चलता है, तब वो सब अनिका को बहुत सुनाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद, तुम तो जानते ही हो ना ऋषभ, कि अब मैंने कुछ महीनों के लिए काम से ब्रेक लिया है, और इसके चलते हम दोनों हनीमून पर चल सकते हैं। स्विट्जरलैंड कैसा रहेगा? रुको, मैं टिकट चेक करती हूँ। लेकिन अनिका, मेरी तबीयत इतनी गंभीर रूप से खराब है, और ऐसे में तुम्हें हनीमून पर जाने की सूझ रही है? कम ऑन ऋषभ, मेरे सारे दोस्त यहाँ वहां जा रहे हैं, तो मुझे भी कहीं घूमने जाना है ना। और ढेर सारी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करनी है। नहीं अनिका, मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चल पाऊंगा। ऐसे कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तभी वहां पर शेखर और मंदिरा आते हैं। अरे ये क्या बचपना है, और तुम इतनी बेअक्ल कैसी हो सकती हो अनिका? तुम्हें हनीमून के फोटोज दुनिया को दिखाने की पड़ी है, लेकिन तुम्हारा पति यहाँ पर तकलीफ में है। ये तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसका तो अब ये हमेशा का ही हो गया है। ना जाने क्या हो गया था हमें, जो हमने इसे अपनी घर की बहू बनाकर लाया। माँ जी सही कह रही थी कि आज अगर हम ऋषभ की शादी किसी गांव की लड़की से करा देते तो वही सही रहता। प्लीज माँ जी, ठीक से बात कीजिए, और मुझे आप दोनों के साथ बहस नहीं करनी है। देखो तो कौन कह रहा है ये सब? जिसने अपने घमंडी स्वभाव के कारण सबके नाक में दम करके रखा है। अरे क्या घमंडी घमंडी लगा के रखा है आपने? मैं घमंडी नहीं हूं, समझी ना आप? और मुझसे ना सलीके से पेश आइए।
माना कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसका फायदा उठाओ और मुझे कुछ भी बोलती जाओ। ए लड़की, पहले तू सलीके से पेश आना सीख ले। और अब तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें अब इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ इस घर से। ये सब क्या चल रहा है ऋषभ? तुम तो कुछ बोलो। नहीं अनिका, अब तक तो मुझे यही लगता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगी, लेकिन मैं गलत था। अगर एक लड़की मेरे मॉम डैड की इज्जत नहीं कर सकती, तो मैं भी उस लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। इसीलिए तुम यहां से चली जाओ अनिका, यही हमारे लिए सही होगा। क्या कान खराब हो गई है क्या तेरे? निकल जा इस घर से, क्योंकि हम तुम्हारे ये नखरे और तुम्हारे ये घटिया स्वभाव बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। और ये सब नाटक करना है तो अपने मायके जाकर करना, क्योंकि अब इस ससुराल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अनिका को ससुराल से निकाला जाता है, जिसके बाद वो अपने मायके चली जाती है और वो वहां पर रोने लगती है। देखो माँ, आपकी बेटी के साथ कितना गलत बर्ताव किया उन लोगों ने। ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, और तू उसी लायक है अनिका। इसलिए तेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। और तू यहाँ पर क्या सोच कर आई है? हम भी तुझे यहाँ पर नहीं रुकने देंगे। जा, चली जा यहाँ से। अरे तू तो कहीं भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि अब तुझ में हद से ज्यादा घमंड आ चुका है। लेकिन पापा, प्लीज आप तो ऐसा मत बोलिए। पता नहीं तू यहाँ पर क्या सोच कर आई है, और तुझे क्या लगा तेरे माँ बाप ममता के भाव में आकर बेवकूफों की तरह तुझे माफ कर देंगे? नहीं। अरे तू हमारी बेटी जरूर है, लेकिन तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती तेरी ही है, और हम दोनों गलत का साथ कभी नहीं देंगे। बहुत उड़ती है ना तू अपने पैसों के दम पर। जा, अब उन्हीं पैसों के साथ अकेली रह। अनिका को उसके मायके में भी कोई जगह नहीं मिलती और अंत में वो अकेली पड़ जाती है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो कहीं की नहीं रही, यहाँ तक कि मेरे माँ पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुमने भी सबके साथ वैसा ही बर्ताव किया है। चाहत, तू यहाँ पर? हाँ निका, माँ ने मुझे कॉल पर सब बताया, और मैं जानती थी कि इस हालत में तू मुझे इस पार्क के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी तुम्हें अकेले में समय बिताना होता है तुम यहीं पर चली आती हो। देखना चाहत, सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं। सब खत्म हो गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब तो मेरे मायके वाले भी मुझे नहीं अपना रहे। आज तो मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ, क्योंकि तुमने जीवन भर बस घमंड ही किया है। लेकिन ये घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है, और देखो आज तुमने खुद हकीकत में उसे अनुभव भी कर लिया। अगर तुम पहले से सबके साथ अच्छे से रहती, सभी लोगों का मान सम्मान करती, तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। इंसान जीवन में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अंत में तो सब आपका स्वभाव ही याद रखते हैं। आपने कितनी तरक्की की, कितने पैसे कमाए, ये सब कोई नहीं देखता। और अनिका, जीवन में काम, पैसा, घर, रईसी ये सब मूल्यवान नहीं होता। अगर कुछ मूल्यवान होता है तो वो है तुम्हारे रिश्ते, जिन्हें हम अपने अच्छे स्वभाव से हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं। हाँ चाहत, तू सही कह रही है। सारी गलती मेरी ही है, और आज मेरे इसी एटीट्यूड के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। देख अनिका, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जाकर उन सबसे माफी मांग जिनका तुम्हारे कारण दिल दुखा है। अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगोगी तो सब तुम्हें माफ भी कर देंगे। हाँ चाहत, मैं सबसे तहे दिल से माफी मांगूंगी, और अब से एक नए सिरे से जीवन जीऊंगी। अपना एक घमंडी स्वभाव छोड़कर सबके साथ प्यार से पेश आऊंगी, बिल्कुल तेरी तरह। फिर अनिका अंत में सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सब उसे माफ भी कर देते हैं, और वो फिर से अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।